हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका लैब का सेशन है आज, तो हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ से देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने प्रोसीजर देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेल्टिंग पॉइंट आप कैसे डिटर्मिन करेंगे वो हम यहाँ से सीख रहे थे, तो आपको समझ आया होगा। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और सिमुलेटर पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव था आपका टू डिटर्मिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन करना था यहाँ पर, ठीक है ना। सो मेल्टिंग पॉइंट आपने समझ लिया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट होने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई सॉलिड होगा, सॉलिड मेल्ट होगा आपका। पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट आपका एक टेम्परेचर है, ठीक है ना। यानी कोई फिक्स टेम्परेचर पर जब आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाना शुरू करेगा तो आपको वो टेम्परेचर नोट करना है उसका, ठीक है। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्योर फॉर्म में है तो उनका शार्प एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको पहले से पता होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है आपको अननोन कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको पता नहीं है कि क्या है, तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करेंगे कि कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। ओके, उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज होगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा। ओके, देन आपने पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट को अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जिनके कारण आपके कंपाउंड का, सपोज कोई ए कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, वो ए कंपाउंड आपको दिया गया है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है, उससे कम या ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। ओके, इसके अलावा दो कंपाउंड ए और बी हैं, अगर दोनों में किसी भी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो फैक्टर की बात की थी, एक आपका साइज ऑफ द मॉलिक्यूल आया था, यानी कि अगर सेम मॉलिक्यूलर मास वाले या एक जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले आपके कंपाउंड्स हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आपने बोला कि मैम वहां पे एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पर एन ब्यूटेनॉल और टर्शरी ब्यूटेनॉल का आपका एग्जाम्पल लिया गया, और दोनों में क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10O की बात करते हैं आप, लेकिन आपके मेल्टिंग पॉइंट में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये किसकी वजह से? ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, या आप क्या कहेंगे, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है एटम्स का, उसकी वजह से, ठीक है। सेकेंड आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, जो आपका अणु है वहां पर उसके बीच में इंटरैक्शन किस प्रकार का है। ओके, इस पर भी आपका डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर आपको चार कंपाउंड दिए गए थे, ब्यूटेन, मिथाइल प्रोपियोनेट, ब्यूटायरिक एसिड, सोडियम ब्यूटेनोएट। ओके, तो ये आपके चार कंपाउंड थे, आपको बताया, पूछा गया कि मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस किस प्रकार से, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है ब्यूटेन का -140 टू -134 डिग्री सेल्सियस है, मिथाइल प्रोपियोनेट का -88 डिग्री सेल्सियस है, वहीं ब्यूटायरिक एसिड का -7.9 डिग्री सेल्सियस है, और सोडियम ब्यूटेनोएट का आपका 250 डिग्री सेल्सियस या ग्रेटर देन 250 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स 250 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। तो इस तरह से चार आपके पास कंपाउंड है और चारों में अलग अलग आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप ब्यूटेन से लेकर सोडियम ब्यूटेनोएट तक चलते हैं तो शार्प इंक्रीज होते हुए आपको दिखता है। तो वी किसकी वजह से हो रहा है, तो जो लास्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरैक्शन किस प्रकार का है उसकी वजह से होगा। ब्यूटेन में वॉन्डर वॉल फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ओके, यानी आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो -40 डिग्री तो कितना कम तापमान होता है। इसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपको मिथाइल प्रोपेनोएट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट -88 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और ब्यूटायरिक एसिड में -7.9 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। सोडियम ब्यूटेनोएट में आपको आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, या आप क्या कहते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आपने 10th क्लास में भी जैसे मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड में आयन आयन इंटरेक्शन आपका होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं आपके। ओके, और आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी
आपके मॉलिक्यूल को वहां पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। ओके, तो इतना आपने पढ़ लिया था। ये टेबल थी जहां पर आपको अलग अलग कंपाउंड्स के यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बताए गए थे। ये टेबल मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था कि आपको नोट करना है। चलिए, प्रोसीजर आपको मैंने कल एनिमेटेड वीडियो मैंने बता दिया था लास्ट सेशन में। ठीक है, प्रोसीजर पे चलते हैं हम लोग। जहां मटेरियल रिक्वायरमेंट आपने देख ली थी कि आपको 100 ml का बीकर लगेगा, वायर गॉज लगेगी, आयरन स्टैंड विद क्लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, थर्मोमीटर, थिन वॉल कैपिलरी ट्यूब आपको चाहिए होगी, थ्रेड, पोरस प्लेट, स्टीरर चाहिए, स्पैचुला, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस चाहिए जैसे नेफ्थलीन यहाँ पर लिया गया है, लिक्विड पैराफिन आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए थी। प्रोसीजर पर हम लोग बात करते हैं। रियल लैब प्रोसीजर में आपने फर्स्ट पाउडर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। आपके पास देखो यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब दी गई है जो कि जिसका डायमीटर 2 mm है, 2 मिलीमीटर का डायमीटर है, यानी कितनी थिन ये ट्यूब होगी। अब इसमें आपने किसी सब्सटेंस को भरना है, तो भरेंगे कैसे? जब वो बहुत पाउडर्ड एकदम सब्सटेंस होगा, यानी आप उसका एकदम बारीक पाउडर बना लोगे, फाइन पाउडर, तभी वो इसके अंदर भरा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप पाउडर कर लोगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को। ओके, फर्स्ट पाउडर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, देन टेक अ कैपिलरी ट्यूब एंड सील वन एंड बाय हीटिंग इट। कैपिलरी ट्यूब ले ली, ठीक है, जो वो थिन ट्यूब है आपकी। अब उसमें क्या करोगे, उसको आप, वो दोनों साइड से ना हॉलो होती है, जैसे आपकी स्ट्रॉ होती है ना वैसी, तो आपको उसका एक एंड सील करना है, बंद करना है। तो उसके लिए आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। ओके, फिल द कैपिलरी ट्यूब विद द सब्सटेंस। अब आप कैपिलरी ट्यूब में अपना सब्सटेंस फिल करेंगे। टू फिल द ट्यूब मेक अ हीप ऑफ द पाउडर सब्सटेंस ऑन द पोरस प्लेट। पोरस प्लेट पे आप सब्सटेंस रख लेंगे, हीप बना लेंगे उसका एक। देन पुश वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इनटू द हीप, सम ऑफ द सब्सटेंस विल एंटर द कैपिलरी ट्यूब। धीरे धीरे आप सब्सटेंस को उसमें फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपका वहां सब्सटेंस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाएगा। ओके, चलिए, नाउ tap the sealed end of the capillary tube on the porous plate gently. Fill the capillary tube up to 2 to 3 mm. ओके, यानी कि बार बार आप ये प्रोसेस करेंगे, यानी बार बार उसमें फिल करने का प्रयास करेंगे अपने जो आपका पाउडर सब्सटेंस है उसको। ओके, देन आपको 2 to 3 mm तक पूरा उसको फिल करना है जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है। अटैच द कैपिलरी ट्यूब टू अ थर्मोमीटर यूजिंग अ थ्रेड। अब आपके पास जो थर्मामीटर है उससे आप कैपिलरी ट्यूब को बांध देंगे। ओके, टेक लिक्विड पैराफिन इन अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ पीस ऑफ वायर गॉज प्लेस्ड ओवर अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, उसके ऊपर वायर गॉज रखेंगे और बीकर में आपका जो लिक्विड पैराफिन है उसको आप लोग डाल देंगे। ओके, नाउ क्लैम्प द थर्मोमीटर carrying the test tube to an iron stand and immerse them in the bath of liquid paraffin. The surface tension of the both of the bath liquid is sufficient to hold the capillary tube in पोजिशन। ओके, क्या कहा जा रहा है आपका, अब आपने जो थर्मोमीटर और कैपिलरी ट्यूब को बांध दिया है उसको आयरन स्टैंड से आप लगा, जो क्लैंप स्टैंड विद क्लैंप आपने लिया है उससे आप उसको जोड़ लेंगे और इमर्स करेंगे या डुबोएंगे किसमें, उस पैराफिन लिक्विड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो आपके बीकर का जो बॉटम है उसको टच ना करे, यानी डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ना आए, वो सिर्फ डुबा हुआ होना चाहिए आपके लिक्विड में। ओके, heat the beaker slowly while constantly stirring the contents using a stirrer to maintain a uniform temperature throughout. अब जो आपने स्टीरर लिया है उससे आप उसको स्टर करेंगे, हिलाएंगे, बार बार घुमाएंगे ताकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे आपके पूरे सैंपल में, जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर एक समान रहे, तो इसके लिए उसको स्टर करते रहेंगे। When the temperature is within 15 degree of the melting point of the pure substance, the flame is reduced, then the temperature rise slowly. Okay, जब आपको, अगर आपको पता है कि कंपाउंड कौन सा है तो उसका आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली पहले से पता होगा, तो आप 15 डिग्री सेल्सियस के रेंज के आसपास, यानी कि सपोज उसका आपका 60 डिग्री टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर 45 के आसपास हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, फ्लेम को रिड्यूस कर लेंगे। ओके, यानी जो आपने बर्नर जलाया है उसकी फ्लेम को कम कर लोगे आप। इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर अब धीरे धीरे राइज करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है ना। नाउ नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। अब क्या होगा, जैसे आपने बर्फ को देखा होगा,
तो बर्फ ऐसा तो नहीं होता कि 0 डिग्री सेल्सियस आते ही एकदम मेल्ट हो जाती है पूरी, धीरे धीरे मेल्ट होती है ना। तो ऐसे ही आपका सब्सटेंस भी धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो जिस पॉइंट पर उसने मेल्ट होना शुरू किया, पिघलना शुरू किया, आपको वो पॉइंट नोट करना है, यानी वो टेम्परेचर नोट करना है, उसके वो T1 कहलाएगा। देन अगेन नोट द टेम्परेचर T2 व्हेन द सब्सटेंस हैज कंप्लीटली मेल्ट। अब जब आपका पूरा सब्सटेंस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो आप T2 को नोट करोगे, यानी दूसरा टेम्परेचर। एक टेम्परेचर जहां पर उसने पिघलना शुरू किया था, और दूसरा टेम्परेचर जहां पर वो कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है। तो दोनों टेम्परेचर आपने नोट कर लिए। द एवरेज ऑफ द टू रीडिंग्स गिव द करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। दोनों का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, T1 और T2 का। तो एवरेज कैसे निकालते हो, T1 प्लस T2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, 2, क्योंकि आपके पास क्वांटिटीज है। ओके, तो इस तरह से आपका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उस सब्सटेंस का। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया आपका, इसको नोट कर लेंगे। देन एक बार फिर मैं आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाती हूँ और फिर सिमुलेटर पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके, चलिए चलिए, तो एनिमेटेड वीडियो देख लेंगे आप। Melting point of an organic compound. We require powdered naphthalene, liquid paraffin, capillary tube, porous plate, spatula, thermometer, beaker, iron stamp with clamp, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, etc. Take the capillary tube and seal one end of it by heating it over the Bunsen burner. Using the spatula, take some powdered naphthalene. Put it on the porous plate to make a heap of powdered naphthalene on the porous plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some powdered sample will enter into the capillary tube. Tap the sealed end of the capillary tube gently on the porous plate. Repeat the same process and fill the capillary tube up to 2 to 3 mm. Attach the capillary tube to the thermometer using the thread. Take the beaker containing the paraffin liquid, place it on the wire gauze placed over the Bunsen burner and insert a stirrer in it. Clamp the thermometer carrying capillary tube in the iron stand. Adjust the arrangement and immerse the capillary tube and thermometer in liquid paraffin bath. Make sure that the thread is outside the liquid paraffin bath. Heat the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently with the stirrer so that the temperature remains uniform throughout. After some time, the naphthalene in the capillary tube will start melting. Note the temperature T1 when naphthalene starts melting. After some time, the naphthalene in the test tube has completely melted. Note the temperature T2 when the naphthalene has melted completely. The average of the two temperatures gives the melting point of naphthalene. तो बच्चों कुछ इसी तरह से आप भी अपनी लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पर दिखाया गया है। सिमुलेटर पे लेकर चलते हैं हम लोग एक कंपाउंड को ही। देखिए इस तरह का आपका सेटअप होगा पूरा। ओके, देखो क्या है, एक तो स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। इस स्टैंड से आपने थर्मामीटर और उसमें कैपिलरी, ये कैपिलरी ट्यूब है, ये आपका थर्मामीटर है, दोनों को आपने थ्रेड से यहाँ पर बांध रखा है, ठीक है। और इस स्टैंड से आपने उसको लटका रखा है। साथ ही क्या हो रहा है, ये आपका बीकर है, इस बीकर में आपका पैराफिन लिक्विड रखा गया है और ये स्टरर है आपका, ठीक है। देन ये बर्नर हो गया और ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इसके ऊपर क्या है आपकी यहाँ पर वायर गॉज। ओके, अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कंपाउंड को, कोई भी एक कंपाउंड है अननोन, कंपाउंड 1 जिसको लिखा गया है यहाँ पर। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रोसीजर। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ बर्नर जला लेना है। ये सारा सेटअप कंपाउंड इसमें फिल कर लिया होगा आपने, देखो यहाँ तक। अब फ्लेम आपकी चल रही है और ये साथ साथ आप इसको स्टर करे जा रहे हो ताकि आपका यूनिफॉर्म रहे टेम्परेचर। देन यहाँ देखो थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर रेज हो रहा है और आप साथ साथ यहाँ पर भी देखते रहेंगे कि आपका कंपाउंड जो है वो मेल्ट होना कब स्टार्ट कर रहा है और कब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। ओके, देखो 75, देन आपका 80 आने वाला है टेम्परेचर, यहाँ 85, 90, 95, 100 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 15,
120, 125, 130। देखो यहाँ T1 मिल गया आपको 130 में, ओके। और 136 में आपको क्या मिल गया है, 136 पे आपको क्या मिल गया है, T2 मिल गया। तो दो टेम्परेचर मिल गए। T1 आपने क्या बोला था मैम, जहां पर हमारा सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम वो फिल कर देंगे, कितना, T1 130। तो ये आपका T1 और T2 आ गया, उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 130 डिग्री है आपका, ओके। नाउ आइडेंटिफाई द कंपाउंड, यानी कि 133 आपका किसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा था। तो इससे पहले मैंने आपको टेबल दिखाई थी जहां पर आपके सारे मेल्टिंग पॉइंट्स थे, ओके। तो 133 के आसपास आपका सिनेमिक एसिड का आता है, 132 आपका यूरिया का होता है, ओके। सिनेमिक एसिड तो उसने करेक्ट लिख लिया, यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो करेक्ट है, जिसको आपने यहाँ पर डिटरमिन किया है, ठीक है। तो कंपाउंड 1 का आपने मेल्टिंग पॉइंट निकाल लिया है यहाँ पर। ऐसे ही आप कंपाउंड 2 का कोई दूसरा कंपाउंड लोगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, ओके। इसको रिसेट कर देते हैं फिर से, और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं हम कंपाउंड 4, हम कंपाउंड 2 हमने ले लिया कोई, ठीक है। स्टार्ट किया, यहाँ से फिर से आपने बर्नर ऑन कर देना है और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। देन T1 T2 दो टेम्परेचर ले लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज आपका कितना आ रहा है, 82 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो 82 डिग्री सेल्सियस आपका इस कंपाउंड 2 का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ओके। और ये आपका होगा बेंजामाइड होगा, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है बेंजामाइड का। नेफ्थलीन है 82 टेम्परेचर आपका यहाँ आ रहा है। एसिटामाइड, बेंजामाइड का भी आपका कुछ ऐसे ही टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपाउंड लगा लेंगे बार बार एक एक करके, 1 2 3 4 5, और उनका टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो सिमुलेटर पे वर्क करने की बात हो गई। प्रैक्टिकल करना है आपने लैब में। लैब में कैसे करोगे, इसी तरीके से आप कैपिलरी ट्यूब में सब्सटेंस फिल कर लेंगे, और फिर पैराफिन लिक्विड ले लेंगे और थर्मोमीटर लगा लेंगे उसके साथ, कैपिलरी के साथ, साथ में स्टैंड से उसको जोड़ लेंगे, बर्नर जला लेंगे, और टेम्परेचर यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली टेम्परेचर को नोट करना होता है, ठीक है, कि कहाँ पर। अभी तो मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स भी आ गए हैं कई जगह, वहाँ आपको ये सब यूज नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स पे आप जो आपका इक्विपमेंट होता है उसमें आप सेट कर देते हैं, और फिर वहां पर भी आपको केयरफुली टेम्परेचर नोट करना होता है, ठीक है ना। तो इस T1 T2 को नोट कर लेंगे। देन आपका आएगा कि एवरेज आपको निकालना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ओके। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन का एक और स्टेप देखा, जहाँ पर सिमुलेटर पे हम लोगों ने वर्क किया। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अपनी लैब में भी, और ऐसे ही प्रैक्टिकल को आप लोग परफॉर्म करेंगे, ओके। आने वाले सेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन करेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट को किस प्रकार डिटर्मिन किया जाता है वो यहाँ से सीखेंगे, और फिर वो भी आपको अपनी लैब में परफॉर्म करना होगा, ओके। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो आने वाले सेशंस में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।